जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नईम चिश्ती फेसबुक लाइव सेशन के साथ आपके साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं सैयद मेहदी बुखारी साहब हैं। आपका वैसे तो मैं प्रोफाइल देख रहा था, बहुत लंबा तारुफ है आपका, लेकिन एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देता हूँ उनका कि सैयद मेहदी बुखारी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फोटोग्राफर हैं। आप राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं, ट्रैवलर हैं और बहुत इंस्पायरिंग ट्रेनर का काम भी आप करते हैं। आपका जो काम है, आपकी तस्वीर जो हैं वो मुख्तलिफ पब्लिकेशंस में छप चुकी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जिसमें नेशनल जियोग्राफिक और डॉन मीडिया ग्रुप का हेराल्ड जो है उसमें काबिल जिक्र है। इस वक्त आप इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, फोटोग्राफिक आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे आप लिखते हैं जिसमें अंग्रेजी और उर्दू अखबारें भी शामिल हैं और मुख्तलिफ ब्लॉगिंग जो वेबसाइट्स हैं वहाँ आप लिखते हैं और आप बेहद पसंद किए जाते हैं। मेहदी बुखारी साहब ने पाकिस्तान की टूरिज्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है वो डाला है। और आपकी जो तस्वीर हैं, आपका जो काम है, वो चीन, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और दीगर ममालिक में जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं वो नुमाइश के लिए पेश करती रहती हैं और कर चुकी हैं। सैयद मेहदी बुखारी आज जो है आजकल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी मुंसलिक हैं। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले 3-4 दिन से मुसलसल लंबे सेशन कर रहे हैं, तो आपकी नवाजिश है कि आपने हमें भी टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया, आपने मदद किया। जी सर, वो इसी से बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये एक इनफॉर्मल सेशन है, तो इसमें कभी हम आपको आपके बचपन में भी ले जाएंगे और कभी यहीं से आप बात शुरू करेंगे मौजूदा हालात में। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं सर कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम करना बहुत सारे नौजवानों का, बहुत सारे लोगों का एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम है कि हम उस इदारे के साथ काम करें। तो आप माशाल्लाह इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो ये बताइए कि आप वहाँ करते क्या हैं और वहाँ पहुंचे किस तरह से, मतलब किस तरह से आपने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस? अच्छा, ये सवाल जो है इसके दो हिस्से हैं। पहले तो ये बता दूं कि वहाँ पे मैं करता क्या हूँ। मेरा जो काम है, मैं हूँ कंसल्टेंट कम्युनिकेशन एंड मीडिया। मेरा काम है अक़वाम मुत्तहिदा के जितने अंडरगोइंग या डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको विजिट करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, वो तस्वीरी सूरत में हो या वीडियो की शक्ल में हो, और फिर उन पे रिसर्च रिपोर्ट देना। रिपोर्ट इस किस्म की कि इस प्रोजेक्ट के होने से अहले इलाका पर क्या मस्बत या मनफी किस किस्म के असरात आए, क्या लोकल कम्युनिटी उससे खुश है, उसका भला हुआ है, उनके तासुरात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाना और अक़वाम मुत्तहिदा में सबमिट करते हैं। अब मैं वहाँ पे पहुंचा कैसे, ये दास्तान मैं पहले लिख भी चुका हूँ। मैं 2018 फरवरी से लेके जून तक ऐसा वक्त आया कि मैं करीम से मुंसलिक रहा, यानी टैक्सी चलाता रहा लाहौर में। तो वो बड़ा मेरे पे फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक साहब जो हैं वो एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे मिले। उनको मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप किया। फॉरेनर थे, रास्ते में मुझसे पूछते रहे और मैं उनको अपने बारे में बताता रहा। कुछ उन्होंने मेरे मोबाइल पे फिर मेरा काम देखा और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो तो रुखसत हो गए, ईमेल और सेल नंबर लेके। कुछ दिनों बाद मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई यूनाइटेड नेशन से कि इस तरह एक वैकेंसी है और आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हमारे हेड ऑफिस न्यूयॉर्क से आई है, तो आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो अपना पोर्टफोलियो और अपनी सीवी लेके तो हमसे रब्ता करें। तो इस तरह से ये जॉब हुई और मुझे वो बाद अज़ां पता चला कि वो यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में आला ओहदे पे फाइज हैं और उनको बस एक काम पसंद आया और एक वो वसीला बन गए, तो यूएनओ में इस तरह से एंट्री हुई। जी जी, माशाल्लाह। मतलब उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे वहाँ पे अपना काम, और इसका मतलब है कि आपकी ये यूएनओ में जॉब जो है वो प्योर एक चांस था। आप समझ लें, किस्मत थी, लक था, चांस था। वैकेंसी तो थी लेकिन वो साहब वसीला बन गए तो वो मुझे मिल गई। मैं ये समझता हूँ कि वो जो मैंने वो दौर देखा है 5-6 माह का, वो बड़े हार्ड किस्म का क्राइसिस था मुझ पे। तो उसके बाद से खुदा की तरफ से गिफ्ट ही था। मतलब कोई अगर मैं ये कहूँ कि
कोई मैं 30 मार खान था और मुझे मिल गई, तो ये बात गलत है। आवाज आ रही है आपको? बुखारी साहब, आप जी सुन रहे हैं जी हमें? जी जी, आ गई आ गई। बीच में कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम था। जी, आप बात कर रहे थे कि आपने कुछ और देखा है बीच में 4-5 माह का। वो बहुत बड़े बुरे किस्म के हालात फाइनेंशियली मुझ पे आए। यूनिवर्सिटी से मैं रिजाइन कर चुका था और उसके बाद कोई जॉब ऐसी नहीं थी। तो 4-5 माह तो मैं क्रीम चलाता रहा, और बस वो मैं समझता हूँ कि किस्मत थी या लक थी, जो साहब मुझे मिल गए और उनको मेरा काम पसंद आ गया, और मैं इस जी तरह जी। से यहाँ तक पहुंचा। अच्छा बुखारी साहब, आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं, वहाँ क्या पढ़ाते रहे आप? यूनिवर्सिटी के साथ किस सिलसिले में मुंसलिक थे आप? यूनिवर्सिटी में मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। और पढ़ाता अच्छा। मैं फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन रहा। तकरीबन 2 साल हम्म। मैं वहाँ पे टीच करता रहा, और जी जी। बेशुमार स्टूडेंट्स मेरे यूनिवर्सिटी से अब फारिग होके भी निकल चुके हैं। तो जी ठीक। हमारे यूनिवर्सिटी में रेक्टर साहब थे, अभी भी हैं, नासिर महमूद साहब। एक दफा हम्म। हुआ यूं कि मैं पार्टी हाउस में वर्कशॉप ले रहा था अपनी फोटोग्राफी पे। तो उनका इंटरेस्ट था, उनकी उनकी मिसिस का जी। भी, वो ट्रैवलर हैं और हॉबीस्ट हैं फोटोग्राफी में। तो वो दोनों हम्म। बेगम और मियाँ मौजूद थे, वो दोनों कपल मौजूद था। तो मेरा लेक्चर 6 घंटे पे चला गया और तवील होता गया, सवाल दर सवाल। तो उसके अख्ताम पे वो मुझे कहने लगे, उन्होंने मुझे अपना तारुफ करवाया, कहने लगे आप इतना अच्छा टीच कर लेते हैं, तो आप पढ़ाते हम्म। क्यों नहीं यूनिवर्सिटी में? तो पहला तारुफ मेरा हम्म। उनसे हुआ, क्योंकि वो खुद रेक्टर थे। तो मैं यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हो गया और फिर आर्ट्स डिपार्टमेंट में 2 साल पढ़ाता रहा। जी जी। अच्छा बुखारी साहब, अपने कुछ हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ बचपन के बारे में बताएं, कुछ फैमिली के बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े। ज़रा वो अच्छा लगता है कि कनेक्ट करने का, कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि बचपन में क्या आप भी मतलब आम बच्चों जैसे थे, या वो कहते हैं ना कि गोल्डन स्पून लेके पैदा होना, या इस तरह का कोई मामला था? कुछ अपने फैमिली के बारे में और बचपन के बारे में बताइए कुछ। मैं गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ था। मैं जिस घर में पैदा हुआ, मैं इकलौता बेटा था। जी वालिद साहब बिजनेसमैन थे, जी। सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। और अब तो सियालकोट हम्म। शहर काफ़ी फैल गया और आबादी भी काफ़ी हो गई। 82 में मैं पैदा हुआ, 1982 में। आबादी भी कम थी, और सियालकोट चूँकि बिज़नेस वालों का ही शहर है, इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है। तो वाला साहब काफ़ी सेटल थे। तो मुझे याद है कि 82 में सियालकोट में करोला 82 मॉडल जो बड़ा फेमस हुआ बाद में, वो सिर्फ सड़कों पे 2 ही चला करती थी। एक वहाँ पे एक फर्म थी अली ट्रेडिंग के नाम से, जो आज तक है। गजनफर अली शबीर साहब उसके ओनर थे। एक उनकी हुआ करती थी, एक वाला साहब की। हम्म। तो जिस घराने में मैंने आंख खोली, वो काफ़ी अमीर घराना था। वाला साहब बिजनेसमैन थे, सेटल बिजनेसमैन थे। 10 साल तक तो हालात बहुत बेहतर है। फिर बाला साहब पे स्लम्प आया। कुछ उनकी अपनी कोताहियां रही होंगी, लेकिन ये मैं जान नहीं सका। हुआ उनके साथ फराड ही था। उनके मुंशी ने या हम्म। अकाउंटेंट ने कोई ऐसी हरकत की, बिजनेस गया उल्टा, कर्जे आ गए। फिर जो प्रॉपर्टी थी वो भी बेचनी पड़ी उन कर्जों को चुकाते हुए, क्योंकि बिजनेसमैन का तो वो सर्कल होता है ना डेट का, जिसपे वो बिजनेस चल रहा होता है। तो लोगों को क्लियर करते हुए वो भी गया। तो हालात फिर काफी बुरे भी देखे। वालदा को मेरी जॉब करनी पड़ गई सरकारी स्कूल में, वो टीचिंग करती रही हमें पालने को। तो सादात घराना था, सैयद जी फैमिली, तो बड़ा कट्टर मजहबी घराने में मेरी आंख खुली है। तो वालदा फिर हमें पालने के लिए हम्म। टीचिंग करती रही। और वालदा का मेरी परवरिश में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि वाला साहब इस वाक़े के बाद बड़े डिसहार्ट हो गए। वो पूरी उम्र पे काम कर नहीं सके। तो एक तो सरमाया नहीं रहा, दूसरा एक शख्स जिसने इतना अरूज देखा, वो अगर एकदम डाउन हो तो वो दिल पे ले गए थे। हम्म। तो फिर वालदा ही जॉब करती रही, हमें पढ़ाती भी रही, पालती भी रही। मैं और मेरी बहन थी। तो वालदा ने छोटी छोटी किताबें ला देनी लाइब्रेरी से, फिक्शन की, नॉवल, पोइट्री। जब हम्म। मैं मैट्रिक में, मिडल में मैट्रिक में था, तो वहाँ से शौक हुआ बुक रीडिंग का। और
कुछ अर्सा के बाद वाले साहब का इंतकाल हुआ, वो जिगर के कैंसर में मुब्तला हो चुके थे। फिर तो सारी जिम्मेदारी ही वालदा पे आ गई, तो बड़ा टफ दौर वो देखा। मुझे याद है कि मैं एफएससी में था, तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी। मतलब सुबह कॉलेज से मैं आता था और शाम को सियालकोट में खिलजी सन्स के नाम से लेदर टैनरी, और वो कच्चा चमड़ा बनाने की, तो वहां पे मैं अब बतौर, अब एफई के नौजवान को क्या जॉब मिल सकती थी, एक अकाउंटेंट से ज्यादा तो नहीं हो सकता था। तो वहां पे मैं बतौर अकाउंटेंट लेजर चेक करता था, कितना चमड़ा फैक्ट्री में आ रहा है, कितना चमड़ा फैक्ट्री से बाहर जा रहा है। तो वो चूंकि कच्चा लेदर बनाने की टैनरी थी, तो वो बड़ी शदीद किस्म की स्मेल हुआ करती थी। अगर आप में से किसी का इत्तेफाक हो टैनरी, लेदर टैनरी में जाने का, तो आप वहां पे सांस भी नहीं ले सकते। तो वो दौर बड़ा कठिन गुजरा। मुझे याद है कि मैं जब वहां से 4 घंटे की शिफ्ट लगा के शाम को निकला करता था, तो बड़े लंबे लंबे सांस लिया करता था मैं टैनरी से निकल के, तो साफ हवा अंदर से। तो इसी तरह से आगे ग्रेजुएशन में भी साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कहीं ना कहीं चलती थी, पर छोटी छोटी जॉब हुआ करती थी। पार्ट टाइम जॉब क्या हो सकती है जब आपके पास डिग्री भी ना हो। तो टफ टाइम भी देखा। फिर इंजीनियरिंग भी की, इलेक्शन ग्रुप से मैं मुंसलिक हुआ। 10 साल में जॉब करता रहा बतौर वाइड एरिया नेटवर्क इंजीनियर। अच्छा दौर भी देखा, यूनिवर्सिटी में रहा। आप अक़वाम मुत्तहिदा में प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बीच में मिलते रहे, जब लोगों ने मुझे पहचाना इस फील्ड में कि अच्छा फोटोग्राफर है। तो अच्छा बुरा दौर आता रहता है, गुजर जाता है। जी बिल्कुल, आपकी कहानी शाह जी, उसे हम कह सकते हैं कि मतलब आपको टेनरी में भी आपने जॉब की और मुख्तलिफ छोटी मोटी जॉब्स जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपको करनी पड़ी, कठिन हालात थे, इसके बावजूद माशाल्लाह आप जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप अगर मेहनत करें, लगन करें, लगन के साथ काम करते रहें, तो कोई ना कोई किसी न किसी मकाम पर आप ज़रूर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए लगन बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आप करते रहे हैं। और मैं ये भी सोच रहा बिल्कुल। था शाह जी कि आपकी जो वालदा हैं, उन्होंने मतलब आपके अंदर वो एक ऐसा पौधा जो है वो लगा दिया, किताबों से मोहब्बत करने वाला, और जिसकी झलक हमें आज भी नज़र आती है कि आप माशाल्लाह पढ़ने लिखने का आपको शौक हुआ, और आपकी राइटिंग से भी हमें लगता है। तो क्या समझते हैं कि वालदा ने आपकी जो मतलब ट्रेनिंग की है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो छोटी क्लासेस में आप हाई स्कूल में भी आपको वो फिक्शन बुक्स ला कर दिया करती थी, तो उनका कितना रोल है सर अदब से, किताबों से, पढ़ने लिखने से जो मोहब्बत पैदा हुई है आपकी? ये सारा रोल ही उनका है। मतलब वो चाहती थी कि उनका एक ही बेटा है, तो ये कोई ढंग का इंसान बन सके। तो मेरे बारे में उनके बड़े कंसर्न रहा करते थे। तो उनका ये ख्वाहिश होती थी कि निसाबी किताबों के साथ साथ ये गैर निसाबी किताबें भी पढ़ा करते। कुछ उनको खुद भी शौक था। वो अपने ज़माने की मास्टर्स थी, और उर्दू लिटरेचर और दीगर किताबें वो भी शौक से पढ़ा करती थी। लेकिन फिर वो जॉब की मसरूफियत की वजह से वो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। तो उन्होंने तो फिर जॉब भी की, तो किताबें वो फिर मुझे ला के दिया करती थी। एक मेरी छोटी बहन हुआ करती थी, या उसको देती थी। उसको उतना शौक नहीं होता था, वो निसाबी किताबों में बहुत तेज हुआ करती थी। यानी कि वो पहली क्लास से लेके थ्रू आउट पूरे एकेडमिक कैरियर में वो टॉप पे रही है। तो मैं टॉप पे नहीं रहा एकेडमिक कैरियर में। मैं पास हो जाया करता था, अच्छे नंबरों से पास हो जाया करता था, लेकिन कोई ऐसा टॉपर नहीं था। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो गैर निसाबी किताबों में ज्यादा रहा। जब पेपर करीब आते थे, तब वो किताबें आना बंद हो जाती थी। तब अम्मी की ये होती थी कोशिश कि अब कोई किताब नहीं, अब वो तुम जो सिलेबस है वो पढ़ोगे और पेपर दोगे। लेकिन मैं फिर भी छुप छुपा के पढ़ा करता था, और अम्मी को यही पता होता था कि ये तैयारी कर रहा है पेपर की। लेकिन चूंकि आईक्यू लेवल में समझता हूँ कुछ बेहतर रहा, मेरा हाफजा कुछ बेहतर था, और हमारा रटा रटाया सिस्टम था इम्तिहान का। आज तक रटा रटाया सिस्टम ही चल रहा है। तो रट्टे मार के पास होता जी। रहा, अच्छे नंबर लेके होता रहा। तो वालदा भी खुश रही कि चलो नंबर भी ठीक ले लेते। उनका किरदार है जी, सारा जी। किरदार ही उनका। जी, सारा किरदार अ, अच्छा, जिस तरह पहले मैंने बात की कि कभी हम आपको बचपन के बारे में सवाल पूछेंगे, कभी आगे से कोई मतलब एक तरतीब नहीं है, जिस तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आप कहीं बैठे हैं तो आपके ज़हन में जो आ रहा है वो आपसे मतलब बात कर रहे हैं, उस तरह से सवाल होंगे हमारे। तो उम्मीद है कि आप इससे मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा सर, बुखारी साहब, आपसे ये पूछना है कि माशाल्लाह से आपको इतना सराहा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी।
रिवर जेलम पे उनका बहुत आला काम है। जफर अहमद साहब हुआ करते थे, मतलब बहुत से अच्छे लोग जो हैं, और बुजुर्ग हो चुके लोग उनको जानते नहीं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इतने इन नहीं रहे, लेकिन हयात हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। अब मेरी जनरेशन के या मेरे हम उम्र भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं जो अपने अपने शोबों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप वेडिंग में ले लें तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इरफान हसन, गुड्डू शानी, दो मियाँ बीवी हैं, वेडिंग और इवेंट्स में बहुत बड़े नाम है इस मुल्क के। फैसलाबाद में रज़ाक वैन साहब हैं, मेरे बहुत अजीज भी हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। यासिर निसार है, लैंडस्केप में लाहौर से ही तल्लुक है उसका। वाइल्ड लाइफ में आसिफ शिराजी है, कामरान है, मेरे सियालकोट शहर से ही उसका तल्लुक है। तो बहुत से अच्छे फोटोग्राफर हैं, पर होता यह है कि किसी को पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा मिल जाती है, उसके कुछ फैक्टर होते हैं कि एक बंदा एक तो सोशल मीडिया पे इन रहता है, दूसरा कुछ लक होती है, कुछ किस्मत होती है, मतलब खुदा ने जिसके मुकद्दर में लिखा हो। तो मैं यही समझता हूँ कि मुकद्दर था या किस्मत थी, वरना ऐसी बात नहीं कि मैं पाकिस्तान का सबसे अच्छा फोटोग्राफर हूँ, बहुत अच्छे लोग। अच्छा शाह जी कुछ आजी दिखा रहे हैं आप वैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप इन हैं और कुछ लक है, आपका काम भी तो बोलता है ना। ऐसी बात नहीं है कि आपको मतलब इंटरनेशनल जो मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका पे मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, माशाल्लाह उन्होंने इतनी जबरदस्त कवरेज आपके काम को दी है। अगर आपका काम अच्छा ना हो तो फिर कैसे लक और आपका सोशल मीडिया कैसे काम आ सकता है? अच्छा, इस मामले में भी मैं समझता हूँ कि किस्मत का मलदखल ज्यादा है। तो मैं शायद पाकिस्तान में वो फोटोग्राफर हूँ जिसने मीडिया को बहुत बेतहाशा इंटरव्यू दिया, मुझे याद भी नहीं। बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डीडब्ल्यू जर्मनी, वॉइस ऑफ रशिया, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान और प्राइवेट चैनल्स जितने भी हैं, दुनिया और एक्सप्रेस, और ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा न्यूट्रल होकर अगर मैं अपने आप का तजिया करूं तो मैं अपने काम को देखूं, और मैं जिन लोगों के मैं नाम ले चुका हूं और कुछ मेरे जहन में अभी आ भी नहीं रहे, तो उनके काम को देखो तो मैं समझता हूँ कि मैं वो अच्छे हैं मुझसे। लेकिन किस्मत आप कह लें, या कुछ ये कह लें कि मुझे लिखने का फन ना आ गया, या आप कह लें कि मुझे चार लोगों ने ज्यादा जान लिया, तो लोग जिसको जानते हैं फिर उसी को मदऊ करेंगे। तो ये सिलसिला इस तरह से चल पड़ा। लेकिन अपने आप को कोई भी मैंने इतना रेट नहीं किया कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं शाह जी, यकीनन जिन फोटोग्राफर्स का आप नाम ले रहे हैं जो आपसे सीनियर हैं या आपके हम उम्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनन जब वो कहीं बैठ के बात करते होंगे तो वो यकीनन आपका जिक्र भी लाजमी करते होंगे कि एक फोटोग्राफर हैं बुखारी साहब के जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चले। अच्छा सर, बुखारी साहब आपके पीछे मुझे कुछ शील्ड्स नजर आ रही हैं वहां पर पड़ी हुई हैं, तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि बतौर फोटोग्राफर आपको मुख्तलिफ जगहों से शील्ड्स मिली होंगी, अवार्ड्स मिले होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे आपका काम को पार्टिसिपेशन मिली होगी। तो आपके ख्याल में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी, अब तक की बड़ी कामयाबी क्या है? कौन सा अवार्ड है, कौन सी शील्ड है, कौन सा पार्टिसिपेशन है ऐसा जिस पे आप फख्र कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी जगह आपका काम पहुंचा है? काम तो बहुत बड़ी जगहों पे पहुंचा, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से लेके कुल्डाना आर्ट गैलरी जो आर्मी रन करती है। और कुल्डाना आर्ट गैलरी में मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जिक्र आ गया तो, आर्मी इसको चलाती है, मैनेजमेंट सारी आर्मी के पास है। वहाँ पे सादकैन और गुलजी के सादकैन की पेंटिंग्स और गुलजी के मुजस्मे वहाँ पे धरे, यानी हमारे टॉप के जो आर्टिस्ट हैं, वहाँ पे मेरी 30 तस्वीर उनके बीच लगी हुई हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। उसके अलावा पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक मैगजीन शाया होता है, कॉमनवेल्थ फोरम। और पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे एप्रिसिएशन की कॉल्स आई, मुझे कार्ड आए घर में, कि बहुत खूबसूरत आपका काम है। तो अचीवमेंट, अगर अचीवमेंट का जिक्र करूंगा वो तो इतनी ज्यादा है कि वो मैं खुद थक जाऊंगा, मुझे फिर अच्छा भी नहीं लगता कि मैं अपने बारे में बताता जाऊँ। 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स की दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है, वहां पे पूरी रात मेरा काम डिस्प्ले होता रहा, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे पे 14 अगस्त की रात को। और मलिहा लोधी साहबा तब हुआ करती थी हमारी माशाल्लाह, एम्बेसडर बहुत दुनिया प्राइड की। वाली बात।
हाँ, उन्होंने इनॉग्रेट किया था और जी मलीहा लोधी ने मुझे वहां से फिर गिफ्ट भेजा, खुश होकर। तो उनकी मोहब्बत थी। तो इस तरह से ये जो आपका वीजा पोर्टल है हमारा वजारत खारजा का, जिसको तमाम मुल्क की एम्बेसीज एक्सेस करती हैं हमारे शहरी की जानकारी लेने के लिए या मालूमात लेने के लिए, उस पोर्टल के हेडर पे जो तस्वीर है वो फॉरेन ऑफिस ने मेरी लगाई हुई। तो फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल बुक में मेरा क्या काम बात। छपा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की ऑफिशियल बुक में काम छपा, लोक विरसा अदारा हमारा उसकी ऑफिशियल बुक में काम छपा। तो अचीवमेंट्स का जिक्र तो बहुत लंबा हो जाएगा। एम्बेसीज ने मेरी एग्जीबिशंस पूरी दुनिया में होल्ड की, यूक्रेन से लेके वाशिंगटन तक। तो बार्सिलोना की हमारी एम्बेसी है, वो सारी की सारी मेरे काम से सची है। स्पेन की एम्बेसी सारी की सारी। तो अचीवमेंट अल्लाह ने इज्जत बहुत दी है। और ये शील्ड्स और मेडल कई तो ऐसे हैं कि वो वक्त के साथ मैंने घर बदला 2 दफा, तो वो कुछ मिसप्लेस हो गए, और ढेर लगा हुआ था इन चीजों का। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो आपने सवाल की ना, आपको कब मिली, बहरिया टाउन हॉस्पिटल है, उनकी चेयरपर्सन ने मुझे कॉल की, डॉक्टर शाजिया ने। वो मलिक रियाज जी साहब की बेटी हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ तस्वीर मांगी और उन्होंने कहा उस तस्वीर का मकसद ये है कि ऑपरेशन थिएटर की जो रूफ होती है उस पर लगानी है, ताकि हम जब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेटाएं तो वो उसको देखे तो उस पर कोई खुशगवार असर पड़े। मैंने ब्लॉसम सीजन की क्या कुछ बात। तस्वीर उनको भेज दी और वो फीस भी लीला भेज दी, नए काम था इसका, मैं चार्ज नहीं करता। वो मैं भूल गया, मुझे कोई 4-5 माह बाद ना एक कॉल आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं ब्रिगेडियर आर्मी में कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन था, मैंने जी जी प्राइवेट तौर पे ऑपरेशन करवाया क्योंकि मैं अपने उस डॉक्टर से मुतमिन था। तो मैं ऑपरेशन थिएटर पे लेटा हुआ लेटा हुआ स्ट्रेचर पे मैं देख रहा था छत पे, तो वो तस्वीर थी कुछ लगी हुई बहुत खूबसूरत। तो वो बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये तस्वीर है किसकी, क्योंकि मैं उनको इतना गौर से देखता रहा कि मुझे वो भूल गया कि मेरा ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने आपका नंबर लिया और स्पेशल आपको अप्रिशिएट करने के लिए फ़ोन किया। तो असल खुशी मुझे वो थी कि जो उस बंदे की मुझे कॉल आई एप्रिसिएशन की। जी बिल्कुल। इसका मतलब है सर कि जिस तरह आप वो पेशेंट की बात कर रहे हैं कि पेशेंट आपकी तस्वीर को देख के खुश हो जाते हैं, जो लोग पेशेंट नहीं भी हैं आपकी तस्वीर पे एक नज़र पड़ती है तो दिल जो है और आंखें और दिल जो है बहुत खुश होता है, यकीन करें। और जिस तरह आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी जो स्क्रीन है अमेरिका में, वहाँ भी मतलब कितने लोग जो गुजरते होंगे और ज़रूर देखते होंगे कि यार ये कौन सा मुल्क है जिसकी जो इतना प्यारा है। इसी तरह जब वो पाकिस्तान के किसी शहर के बारे में जानना चाहते हैं, पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ जब आपकी तस्वीरें पॉपअप होती हैं तो यकीनन इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया को शुक्र है वो दौर भी गुजर गया। अब तो 5 साल से अमन अमान जी है, 5-6 साल से, और टूरिज्म को जो फरोग मिला है तो खुशी होती है देख के। जी जी, आपने भी उसमें एक हिस्सा डाला है। अच्छा शाह जी, मैं हमारे देखने वालों को बता दूं कि अगर वो आपसे कोई आपकी इजाज़त से कि अगर वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। उनके कमेंट्स भी हम यहाँ पर दिखाएंगे भी और इसमें शामिल करेंगे। अच्छा शाह जी, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मेरे दोस्त भी कुछ पूछ रहे थे कि आपसे ज़रूर पूछिएगा कि एक गरीब आदमी है, उसके पास बहुत अच्छा कैमरा लेने की इस्तात नहीं है, उसके पास जो सेल फोन है, स्मार्टफोन है, वो भी बहुत महंगा नहीं है, और वो कैमरा और उसके जो उसका स्टैंड है और बाकी जितना भी गैजेट्स चाहिए उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो क्या उसे फोटोग्राफर बनने का भी शौक है कुछ, तो वो कुछ ना कुछ अपना शौक पूरा कर सकता है? जरा सस्ते में भी ये शौक पूरा हो सकता है या बहुत महंगा शौक है, वो इसका ख्याल छोड़ दे?
नहीं जी, हो सकता है। मेरे पास कौन से महंगे गैजेट्स थे जो मैंने शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ही अपना सेविंग से ही मैं बनाता रहा जो भी मैंने बनाया। तो शुरू में तो कुछ भी नहीं होता पास। अगर आपका पैशन है, शौक है, तो वो तो आप मोबाइल कैमरे से भी शुरू कर सकते हैं। आपकी कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, आपका कोई विजन हो, तस्वीर में कोई फील हो, कोई स्टोरी हो, कोई विजुअल स्टोरी हो जो देखने वाले को अट्रैक्ट करे। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपके पास आपकी सहूलत के मुताबिक सेविंग होती जाती है, आप इक्विपमेंट इन्हेंस करते जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा कि पैशन अगर है तो आप इसको परस्यू करें, चाहे जैसे भी, जिस भी इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट आपके हाथ है। ये ना सोचिएगा कि अच्छा इक्विपमेंट होगा तो फिर आप फोटोग्राफर अच्छे हो सकते हैं। इक्विपमेंट का फोटो अच्छे फोटोग्राफर होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने इस फील्ड में बहुत बहुत ऐसे फोटोग्राफर देखे हैं जिनके पास बहुत महंगे इक्विपमेंट हैं, 8-8 9-9 लाख का लेंस एक लेके वो फिर रहे होते हैं, लेकिन काम उनका कोई काबिल जिक्र नहीं, या वो अपना कोई ऐसा नाम बना नहीं सके इस फील्ड में। तो इक्विपमेंट का ताल्लुक कतन भी ये नहीं होता। इससे आपने ये नहीं समझना कि ये बहुत अच्छा या बहुत बड़ा फोटोग्राफर है। अगर आपके पास विजन है, आपके पास एक आंख है देखने की, ऑर्डिनरी चीज़ों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तलाश करने की, तो आप इस हॉबी को परस्यू करें जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक। इसका मतलब है कि जिन लोगों को, नौजवानों को ये शौक है फोटोग्राफी का, तो उसकी तरफ ज़रूर आना चाहिए। ये ना सोचें कि उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता वो सेविंग करके अपना काम जो है वो चला सकते हैं। आपने भी ऐसे ही किया था। चलो, ये बड़ी जी बिल्कुल। मोटिवेशनल बात है। जी जी। अच्छा शाह जी, जो फोटोग्राफी है, ये एक फन है, एक आर्ट है। तो क्या ये इंसान की फितरत में शामिल होता है, कोई पैदाइशी है, बिल्ट इन है, या इसको हम बाद में भी सीखा जा सकता है? कोई ऐसा फन है जिसको मतलब हम लर्न कर सकते हैं वक्त के साथ साथ, या इसके लिए कोई पैदाइशी टैलेंट होना जरूरी है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई पैदाइशी टैलेंट होना कोई कतई ज़रूरी है। कतई ज़रूरी तो नहीं हो तो अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट होता है, आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं इस फील्ड में। और अगर नहीं है तो ये स्किल है, इसको वक्त के साथ साथ डेवलप किया जा सकता है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली जा सकती है, इसको प्रैक्टिस की जा सकती है, और इसको सीखा जा सकता है। और सुना, तो अब वो मैं ऐसे तो नहीं करता, लेकिन तस्वीर जो है वो पहले दिमाग में बनती है। अच्छा, तस्वीर बनती भी फोटोग्राफर के दिमाग में है। पहले फोटोग्राफर विजुलाइज करता है कि मैं इस तरह का मंजर लूंगा। उसके लिए वो वेट भी करता है कि लाइट जो है सूरज की वो इस एंगल पे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, या स्काई पे कलर्स आ जाए। डस्क होगा या डॉन होगा तो स्काई पे कलर्स भी आएंगे, क्लाउड है, तो मैं तब तस्वीर लूंगा। अच्छा, वेट भी करता है, उसके ज़हन में पूरा फ्रेम बन चुका होता है, मैं किस एंगल से लूंगा। और फिर वो जब परफेक्ट मोमेंट आता है तो उस मोमेंट पे वो तस्वीर लेता है। तो तस्वीर पहले बनती है ज़हन पे, फिर वो उतरती है कैमरे में, और फिर वो बाद में डेवलप होती है कंप्यूटर पे, पोस्ट वर्क में, डिजिटल कैमरे में। तो डिजिटल कैमरा, डिजिटल मीडियम जो हमारा है, जिसमें हम आज के दौर में हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी तस्वीर जो होती है वो रॉ फाइल जो है वो बिल्कुल ही रॉ होती है। जैसे रॉ मटेरियल होता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, कलर्स की, कंट्रास्ट की, शार्पनेस की। लेकिन आप उसको जब तक डेवलप नहीं करेंगे वो निकल के बाहर नहीं आएगी। तो कुछ उसकी सेटिंग्स, कुछ उसका कंट्रास्ट, कुछ उसके कलर्स जो हैं वो आपको पोस्ट वर्क में करने पड़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक तबका हमारे यहाँ वो है जो कहता है कि नहीं, एज इट इज़ तस्वीर पेश कर देनी चाहिए, जो कैमरे ने ली वही दिखा दो, वो जेन्युइन है। आप दिखा दें, दो लोग भी उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि कैमरा जो तस्वीर ले रहा है उसमें कलर तो कंट्रास्ट ही नहीं है। इवन वो इतनी डल तस्वीर होती है कि आप कह रहे होते हैं कि जो मैं आंखों से मंजर देख रहा हूँ या देख रहा था वो इससे ज्यादा कलरफुल था। कैमरा वैसा क्यों नहीं दिखा रहा?
तो कम से कम आपको प्रोसेस करके उसको उस हद तक तो लाना पड़ता है कि जो आपने देखा उसके करीब करीब आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको अनरियल करते हैं, उसको ओवर प्रोसेस करते हैं, वो तस्वीर की मती मार दें, लेकिन कम से कम एक मॉडरेट लेवल तक उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो तस्वीर बिल्कुल डल और बेजान तस्वीर है। अच्छा शाह जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा आपको एक ख़ास मोमेंट का वेट करना पड़ता है, मतलब सनसेट की आप लेना चाह रहे हैं तस्वीर, तो ज़ाहिर है कि आपको सूरज के वहाँ एक जहाँ आपके ज़हन में तस्वीर बनी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ा हो और आपकी तस्वीर भी मतलब उस तरह से ना बन पाई हो, तो यकीनन आपको अफसोस भी होता होगा कि इस मतलब वो तस्वीर नहीं बन पाई जो ज़हन में बनी थी? जी, हो जाता है ऐसा, कई बार हुआ। कई दफ़ा मैंने एक जगह पे घंटों गुज़ार दिए इसी इंतज़ार में कि जब वक़्त हुँ, आएगा ये तस्वीर लेने का तब भी आएगी, और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं उससे आगे चला जाता तो मैं वापस उस जगह पे आ नहीं सकता था, तो उसी जगह खड़ा रहा। और कभी-कभी मायूसी भी होती है, जो आपने जो सोचा होता है, एंड टाइम पे वैसा मूवमेंट बनता ही नहीं है, वैसे कलर्स निकलते ही नहीं स्काई में, या कोई ऐसी बीच में हर्डल आ जाती है, या आपकी जो ज़हन की तस्वीर होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। होता है तो डिसअपॉइंट तो नहीं होना चाहिए, ये तो फील्ड का हिस्सा है। लेकिन ये है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप अच्छी लाइट का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप अच्छी तस्वीर भी कभी नहीं ले पाएँगे, और अगर आप अच्छी तस्वीर नहीं ले पाएँगे, तो अपना फ़न कैसे मनवा सकेंगे? दुनिया को कैसे दिखा सकेंगे कि आप में ये टैलेंट है? तो टैलेंट दिखाने के सही। लिए अच्छी तस्वीर खींचना ज़रूरी है, अच्छी तस्वीर के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है, और 100 तरह के झंझट जो हैं, वो इस मौसम में आप पोर्ट्रेट शूट करें। पोर्ट्रेट सबसे अच्छा मौसम ही ये है कि जब लाइट इवन हो जाए, जब क्लाउड्स आ जाएँ, जब शेड ना बने चेहरे पे, तो आप पोर्ट्रेट शूट करें। अगर आपका मैक्रो या फूलों की फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है, तो आप वो शूट करें। ये मौसम इन कामों के लिए बेहतरीन है। तो डिसहार्ट या डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हर मौसम में कुछ ना कुछ शूट करने को मिलता है, मैं फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए कह रहा हूँ। तो बस आपको अपनी नॉलेज होनी जी, चाहिए जी। कि आपने वक़्त का फ़ायदा कैसे उठाना है। और अपना आप हुँ, हुँ। इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास इक्विपमेंट किस किस्म का है और उससे क्या बेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है। जी, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, आप कह रहे थे कि पोर्ट्रेट शूट करें। हमारे जो कॉमन लिसनर्स हैं उनके लिए बता दें कि पोर्ट्रेट क्या है? मतलब पोर्ट्रेट शूट जिसकी आप बात कर रहे हैं। पोर्ट्रेट ये इंसान या किसी जानवर की तस्वीर अच्छे ढंग से अच्छे एंगल से ली गई हो, उसको पोर्ट्रेट कहते जी, हैं। जी। इंसानों की मुकामी लोगों की उनकी चहल-पहल जी, की, उनकी कुछ मूवमेंट्स की, कुछ एक्टिविटीज़ की, या उनको अलर्ट करके कि आप इधर जी, देखिए, जी। मैं आपकी तस्वीर लेना चाहता हूँ। पोर्ट्रेट। जी, जी, ठीक, ठीक। अच्छा शाह जी, हम आपके ट्रैवलॉग्स माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ा से भरपूर पढ़ते रहते हैं आपकी वॉल पे भी और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी, अखबार में भी। तो आप एक ऐसे मुसाफिर हैं जो कि करिया करिया घूमे हैं, पाकिस्तान में भी और बाहर के ममालिक में भी। एक जोगी की तरह, एक दरवेश की तरह आप जो है वो घूमे, जिस तरह कहते हैं ना कि दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने। मैंने देखा है कि आप कभी सहरा में पहुंचे हुए हैं, कहीं दरिया पे पहुंचे हुए हैं, कहीं समंदर के किनारे आप हैं और कहीं आप पहाड़ों पर पहुंचे हुए हैं। तो ये आप जो सफ़र करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर स्टे करते हैं, तो इस सफ़र ने कितनी मदद की है आपकी फ़ोटोग्राफ़ी में? ज़ाहिर है, एक तो ये है कि आप उस डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, जिसकी आपने तस्वीर लेनी है। एक वैसे जो आपकी इंटरैक्शन होती है सफ़र के दौरान, तो आपकी वो कितनी हेल्पफुल रही है फ़ोटोग्राफ़ी में और इस फ़न को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और राइटिंग में भी, ज़ाहिर है?
देखिए, राइटिंग का तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक मेरे सफ़र से है, क्योंकि मैंने अक्सर अपने मुशाहदात या तजुर्बात ही लिखे हैं। तो अगर मैं सफ़र ना करता, लोगों को ना मिलता, उनके दुःख दर्द या खुशियाँ गमों में शरीक ना होता, ना कुछ सुनता, तो वो मैं कैसे लिख सकता? तो राइटिंग का तो डायरेक्ट ताल्लुक मेरे सफ़र से रहा है, क्योंकि मैंने सियासत पे तो नहीं लिखा, मैंने कोई सियासी कॉलम लिखे नहीं। मैंने सोसाइटीज़ के इश्यूज़ लिखे हैं, वो जो मैंने देखे, जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ या जो मेरे मुशाहिदे में आए। और फ़ोटोग्राफ़ी का ताल्लुक भी सफ़र से काफ़ी हद तक रहा। अगर आप सफ़र नहीं करेंगे, तो घर बैठे तो आप कोई तस्वीर नहीं ले सकते। आप लोगों को कैसे दिखाएँगे पाकिस्तान के कौन से इलाके हैं, पाकिस्तान का लैंडस्केप क्या है, पाकिस्तान में मौसम कैसे हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, तहज़ीब क्या है, उन शहरों में खाने को क्या है, उनके बाज़ार कैसे हैं। तो ये सब लोगों को दिखाने के लिए सफ़र तो करना पड़ेगा, और ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट रिलेट करती हैं आपकी ट्रैवलिंग से। पहला शौक भी सफ़र का ही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं सफ़र में कैमरे को हाथ भी नहीं लगाता, या कोई ऐसा मंज़र मुझे मिल रहा होता है, जो सिर्फ़ मैं उसको उस वक़्त वहाँ पे बैठ के देखता रहता हूँ, और दिल नहीं करता कि उसकी तस्वीर ली जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है। मतलब मैं उस नौइयत का इंसान या उस किस्म का इंसान कभी भी नहीं था, कि जो मौके की तलाश में रहते हैं कि अब कोई परफ़ेक्ट मौका है, आप तस्वीर ले लो। ली है, लेकिन अक्सर औक़ात नहीं भी ली, क्योंकि उस वक़्त दिल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि आप नहीं मिलता, तो उसमें सफ़र ही किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, और अगर आपका दिल नहीं है फ़ोटो लेने का, तो आप ना लें। लेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे अपने साथ, उसमें वो वैसी फ़ील ही नहीं आएगी, वो तो ज़बरदस्ती कर रहे होंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब आप कोई भी काम करें, तो दिल से करें, और अगर दिल नहीं है, तो ना करें। कुछ और कर लें, या सब्र कर लें, या वक़्त गुज़ारें, जब दिल होगा तब से। जी, ठीक। शाह जी, आपकी जो तस्वीर हैं माशाल्लाह इतनी दिलकश होती हैं कि लगता है कि ये मैं तस्वीरें आपकी देख रहा था जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी दिखाई हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पे जन्नत उतर आई है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त वो तस्वीरें हैं। हम अगर शुमाली इलाकों में जाते भी हैं तो शायद उस एंगल से नहीं देखते हैं जिस एंगल से आपने मतलब तस्वीरें ली हैं, या जिस तरह एक स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी में वो चीज़ें नज़र आती हैं। आपकी फ़ोटोज़ में नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, सब्ज़ा-ज़ार हैं, और दरिया, समंदर, सहरा, आपने सबको मतलब शूट किया है। तो आपकी जो तस्वीर है पहले कुछ का तो हमने बात की है टूरिज्म के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तस्वीर देखकर लोगों में ये शौक पैदा होता है टूरिस्ट बनने का या पाकिस्तान आने का इंटरनेशनल लेवल पे, और मकामी लोगों का दिल करता है कि यार ये इतनी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं, हम भी जाते हैं, ज़रा देख कर आते हैं। तो टूरिज्म में क्या समझते हैं कि आपके काम में आपकी तस्वीरों ने बहुत अहम रोल अदा किया है? किया तो है, लेकिन सिर्फ़ मेरी तस्वीरों ने नहीं, हमारे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स की अच्छी तस्वीरों ने भी की है। इतने टूरिज्म के पेज चल रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ मेरी तस्वीर वायरल होके वो लग रही होती हैं, और लोग उन्हीं को देख के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, टूर बुक कर रहे होते हैं, और तस्वीरों ने मजबूर तो किया लोगों को पाकिस्तान देखने को। डॉन में मैंने सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तान दिखाने का, तो उसका जो फीडबैक था, मैं मिलियन में रीडरशिप थी। डॉन का 2015 में मैं टॉप ऑथर था लिखने में। मुझे एडिटर हर उसके बाद स्टैट भेज देता था कि ये देखें शाहज़ाद, आपका जो कॉलम है, ये कहाँ-कहाँ इसकी कितनी रीडरशिप है, इसकी व्यूअरशिप कितनी होगी। तो लोग देखते थे, और फिर लोग सवाल पूछा करते थे कि ये कौन-सा एरिया है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसका रूट क्या है, इसका कितना खर्चा आएगा। हेलो। किसी टेक्निकल मसले की वजह से शाह जी की तस्वीर जो है वो नहीं आ रही है। अभी वो दोबारा ज्वाइन करते हैं हम, तो हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी, जी। आप आ रही है?
जी जी, आवाज आ रही है। आप अच्छा। वो बात कर रहे थे कि बहुत सारे कॉलम आपके मतलब लोग पढ़ते थे, रीडरशिप बहुत ज्यादा थी। हाँ, हाँ, तो हुआ ये कि लोग पूछा करते थे और जाते थे। मैं कहीं 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 को तो मैंने होटल बुकिंग्स तक करा के दी फैमिलीज को, वो नहीं जानती थी कि वहाँ पे होटल कौन से है, कहाँ पे। तो टूरिज्म को बढ़ाने में किरदार तो हर उस फोटोग्राफर का है जिसने कोशिश की है और जिसने लिखा भी है, जिसने शमाल से इंट्रोड्यूस कराया है दूसरे पाकिस्तानियों को जो कि नाम भी नहीं जानते थे उन इलाकों का। तो कोशिश तो मेरी भी यही रही, और मुझे खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी उनके लोगों के इखलाक में भी फ़र्क आया। फ़र्क आना भी था, जब इतना रश होगा, तो वो किस-किस को खुश अखलाकी से पेश आएँगे। उन्होंने फिर अपना बिज़नेस भी देखना, और हर किसी की कोशिश होती है कमर्शलाइज हो कि गए। बिज़नेस जो है वो सीज़न होता ही कितना है, 4 माह, 5 माह गर्मियों का, तो उससे जितने भी अखराजात निकल सकें साल पूरे के निकाल लें। तो इस तगदो में, इस जी कोशिश में महँगाई भी होती है, बद अखलाकी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये नेगेटिव पहलू भी साथ हैं, लेकिन खुशी ये है कि पाकिस्तानी निकले, पाकिस्तानियों ने देखा। अब मुझे याद है कि वो एक दफ़ा स्टोर से, अच्छा, फॉरेन टूर की आपने कहा कि फॉरेन, बहुत सारे फॉरेनर्स के मुझे मैसेज आते हैं। हाँ, मतलब इन फॉरेनर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और लोग आए, लोगों ने विजिट किया, लोग गए, बड़े-बड़े व्लॉगर्स ने मुझसे राब्ते किए और मैंने उनको गाइड किया पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने जाके ऐसे-ऐसे व्लॉग प्रोड्यूस किए जो वायरल भी हुए। उनको एप्रिसिएशन भी बहुत मिली, पाकिस्तानियों ने उनको जाना भी। कुछ 3-4 साल पहले मुझे एक अस्तौर रीजन है हमारा, उसके आगे एक एरिया, अस्तौर के आगे एक एरिया था मिनी मर्ग। मिनी मर्ग रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे कैमरा लेके नहीं जा सकते, आर्मी सेटलमेंट है, क्योंकि साथ हमारा हमसाया मुल्क भारत का बॉर्डर है। तो आप वहाँ पे कैमरा लेके नहीं जा सकते, आप बगैर एनओसी के नहीं जा सकते। तो वहाँ पे कोई फॉरनर अल्लाह जाने कैसे उस एरिया में पहुंच गया, और वो कोई फोटोग्राफी कर रहा था, तो उसको आर्मी ने फिर डिटेन किया। तो उसने बताया जी कि मैं जी, तो मुझे नहीं पता था कि एनओसी चाहिए। मैं तो ऐसे ही लगा रहा कि एक पब्लिक प्लेस है, और फोटोज ले ली मैंने। तो पाकिस्तान में तो मैं सिर्फ एक ही बंदे को जानता हूँ, उन्होंने मेरा उसने मेरा नाम ले लिया कि मैं अच्छा। तो इनकी फोटो देख के हाँ आया हाँ। था, और मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि यहाँ पे फोटो नहीं खींचनी। उन्होंने मुझे फिर कॉल की, मुझे कॉल आई कि जनाब आप इस बंदे को जानते हैं, ये यूक्रेनियन है। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं तो नहीं जानता। कहते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फोटोग्राफी कर रहा है, तो ये आपका नाम ले रहा है। कहता मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। मैं कहा मेरी बात करवा दें, मैं तो इनको नहीं जानता बिल्कुल भी। वो मुझसे बात पे फोन पे करने लगा, देखिए मैं आपका काम देख के आया था, मैं पाकिस्तान में और किसी को नहीं जानता, और मुझे नहीं पता कि ये एरिया जो प्रोहिबिटेड था, और मैं अब यहाँ पे फंस चुका हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। फिर मैंने ऑफिसर से बात की, मैंने कहा देखो इसकी आप वो कर लें, पूरी तसल्ली कर लें, आपके जो शुक्र को शुभात हैं वो देख लें, डाटा लेना डाटा ले लें इसकी, और फिर इसको तंग ना करें, बेचारा टूरिस्ट है, फॉरनर है, फंस गया गलती की वजह से शायद। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली करके उसको जाने दें। फॉरेन जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत सारों को किया काम ने, और बहुत सारे लोग आए, और यहाँ पे अच्छा। वीलॉग्स भी अच्छा बना शाह के जी, गए। मैं ये सोच रहा था कि आपका आपका जो काम है, मतलब आपकी तस्वीर जिस तरह इंटरनेट पे मौजूद है मुख्तलिफ जगहों पे, और वो इतनी शेयर होती हैं कि आपको मतलब सही अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। और आपका इम्पैक्ट क्या है लोगों पे, लोग उसको देख के पाकिस्तान के बारे में कितना ज़बरदस्त इमेज बनाते हैं, और कितने लोगों तक वो पहुंचा है, शायद आप भी उसको मैयर ना कर पाते हो सही तरह से कि आपका काम कितने लोगों तक पहुंच गया है। जी ऐसा होता है, मैं मुझे नहीं अंदाजा होता कि काम कहाँ कहाँ वायरल हुआ है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर कहीं पेजेस पे शेयर हो रहा होता है, और कभी कभी जी जी। मेरे नाम के बगैर ही शेयर हो रहा होता है।
या कभी कभी कुछ हमारे फनकारों ने अपना नाम बीच में डाल दिया होता है, ऊपर सिग्नेचर आपने लगा दिए होते हैं, लेकिन होता मेरा काम है। तो आइडिया वाकई ये करना बहुत जैसे म्यूजिक के कंपोजिशन रूल है, पेंटिंग के कंपोजिशन रूल। तो जो भी फ़नून लतीफ़ा की शोबे हैं, हर शोबे का कंपोजिशन रूल है, फोटोग्राफी के भी हैं। वो आपके जहन में हो और आपको देखने की सलाहियत अल्लाह ने दी हो, या आपने वक्त के साथ साथ डेवलप की हो, तो वो पहली तस्वीर आपके जहन में बनेगी, फिर आप उसको कैमरे में उतारेंगे, तो तस्वीर तो जहन में बनती है। तुक्के से तो तुक्का भी लगता है, नहीं कि तुक्का नहीं लगता, कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन तुक्का जो ठीक। लगाएगा वो एक तस्वीर, दो तस्वीर या तीन तस्वीरें ले लेगा जिंदगी में, चार तस्वीरों का तुक्का लगा, मतलब ऐसा तो हाँ, नहीं होगा कि प्रोफेशनल वो तुक्का नहीं लग मुसलसल, हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता कोई भी इंसान कि जो अपना पूरा पोर्टफोलियो या मुसलसल तुक्कों से ही काम चला रहा हो, ऐसा नहीं होता। नहीं शाह जी, ये तो तुक्के जो लगाते हैं उनको पता है कि उनका काम जो है वो अमेरिका की और वो यूनाइटेड नेशन तक और वो एम्बेसी तक नहीं पहुंच सकता है। वो तुक्के जरा समटाइम ऐसा अपने भी लेवल होता तक ही लगा दें। है जी, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुदरत ने हाँ, मंजर ही ऐसा रेडीमेड किया होता है कि वहां पे कोई भी शख्स होता, वो बस उसके क्लिक की देर हाँ, थी, क्योंकि हर चीज क्लिक परफेक्ट करें। होती है। हाँ। हाँ, सही है। ठीक। रशा जी, एक सवाल है। अहमद सलीम है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं फोर्ट आबास के, तो वहाँ वो काम करते हैं। उन्होंने एक सवाल भेजा था कि शाह जी से पूछेगा कि फ़ोटो एडिटिंग जो है, इसकी कितनी अहमियत है? क्या फ़ोटोग्राफ़ी के मुकाबलों के लिए, जो मतलब मुकाबले होते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के, जहाँ तस्वीर बेची जाती हैं, वहाँ एडिटिंग बहुत ज़रूरी है? एडिटिंग की क्या अहमियत है फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए? ये शायद इस पे आप पहले भी कुछ रिस्पॉन्ड कर चुके अच्छा, एडिटिंग आज के दौर में, डिजिटल दौर में ज़रूरी है, मैंने पहले बता दिया, वरना रॉ इमेज तो बहुत डल होती है। अब कितनी ज़रूरी है? हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपने हिस्सा लेना तो कुछ सेट रूल्स हैं नेशनल ज्योग्राफिक के, या अमेरिकन फोटोग्राफिक सोसाइटी ने बनाए थे। आप क्लोन नहीं कर सकते, यानी आप इमेज का कोई पार्ट उड़ा नहीं सकते उस इमेज से क्लोन करके, और फिर आप उस इमेज में कोई नया पार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी मैनिपुलेट नहीं कर सकते इमेज को। यानी ये नहीं कर सकते कि आप कहीं से चांद उठा लें, या कहीं से सितारे, या कहीं से सूरज उठा लें और पूरे का पूरा स्काई बदल दें, या कुछ भी कर दें, ये मैनिपुलेशन कहलाती है। तो ये नहीं आप कर सकते, आप मैनिपुलेटेड इमेज नहीं सबमिट करवा सकते। अच्छा, आप उस तस्वीर में कोई खंबा है, कोई तार है, कोई कुछ है, आप उसको क्लोन नहीं कर सकते, बड़े स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको वो नहीं अच्छा लग रहा, आप चाहते हैं कि ये इसमें ना हो, तो आप उसको तस्वीर से निकाल नहीं सकते। अच्छा, आप डॉज एंड बर्न नहीं कर सकते, एक डॉज एंड बर्न टूल होता है, यानी आप शैडोज और हाईलाइट आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते तस्वीर में, यानी जहाँ पे शैडो नहीं है वहाँ पे आप बर्न करके उसको शैडो नहीं बना सकते उस पार्ट को, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे हाईलाइट टूल का इस्तेमाल करके वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ों से आप परहेज करें। आप सिर्फ कर्व सेट कर सकते हैं इमेज का ताकि कंट्रास्ट पैदा हो, आप लेवल सेट कर सकते हैं, आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं, आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, आप थोड़ी शार्पनेस बना सकते हैं, दैट्स ऑल। यही पोस्ट प्रोसेसिंग है, इससे ज़्यादा तो अलो ही नहीं है। यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो हैं बड़ी सोसाइटीज़ के जिन्होंने इसको मुय्यन किया, उनके यहाँ तो इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। जी, जी, ठीक। अच्छा, एक और भी दोस्त ने एक सवाल भेजा है सर आपके लिए कि एक जो फ़ोटोग्राफ़र है, वो मुआशरे में पॉज़िटिव चेंज लाने का कितना सबब बन सकता है? पॉज़िटिव चेंज, पहले तो हमने एक बात कर ली कि टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए तो ज़ाहिर है आपका बहुत बड़ा रोल है और फ़ोटोग्राफ़र का बहुत अहम रोल होता है। टूरिज़्म के अलावा किसी और फ़ील्ड में फ़ोटोग्राफ़र क्या कोई पॉज़िटिव चेंज ला सकते हैं? फोटोग्राफर पूरी की पूरी सोसाइटी बदल सकते हैं जी। आप अगर थीम वर्क करके सोसाइटी को मैसेज दें, बहुत गहरा इम्पैक्ट रहता है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो
तो वो मुद्दा तो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा, वो तो अमेरिका के खिलाफ इतना इस्तेमाल हुआ कि आखिरकार अमेरिका को नेपाल बम्बिंग बंद करनी पड़ी। तो क्या कुछ पूरे पूरे माशरे चेंज किए हैं फोटोग्राफी ने हिस्ट्री में। तो बड़ा पावरफुल टूल है। नाजीज अपनी पूरी जंग प्रोपेगेंडे पे लड़ते थे, मैनिपुलेटेड इमेजेस को अपना मोरल बुलंद करने के लिए। इसी तरह इत्तेहादियों ने, अलाइड फोर्सेस ने भी फोटोग्राफी को ऐसा प्रोपेगेंडा टूल यूज किया ताकि मोरल बुलंद किया जाए। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। जी अच्छा, तो इत्तेहादियों ने भी यही काम किया। किसने नहीं किया? आज के दौर में फोटोग्राफी को ऐसा प्रोपेगेंडा भी माजी में यूज होता रहा, आज भी यूज होता है। हमारे यहाँ कितनी फेक इमेजेस आ रही होती हैं, लोग उन पर यकीन कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी पहचान ही नहीं हो सकती। फोटोग्राफर तो खैर पहचान जाता है। तो फोटोग्राफी इतना पावरफुल टूल है कि आप इससे पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना चाहे ला सकते हैं, आप इससे नेगेटिव कुछ करना चाहे कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में, लेकिन टूल बहुत स्ट्रांग है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह हम ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि तस्वीर में कितनी ताकत होती है कि एक अच्छी तस्वीर जैसे ही सामने आती है वो उस पे अगर डिस्क्रिप्शन भी है तो वो ज़रूर आपको मोटिवेट करती है। जिस तरह मुझे याद है कि एक तस्वीर बहुत वायरल सोशल मीडिया पे थी जिसमें एक बच्चा है कि वो कहत की तस्वीर थी, अफ्रीका के किसी मुल्क की, बच्चा बहुत कमजोर बैठा है बेचारा भूखा, और साथ वो जी हाँ। गिद्ध की तस्वीर थी। तो जी हाँ। उसने कितने सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा, कितने सारे लोगों को जो फूड फॉर थॉट वो बिल्कुल। तस्वीर बनी होगी। तो यकीनन जो फोटोग्राफी है वो बहुत सारे मुद्दे जो है, बहुत सारे मामला जो है वो उनको उठा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा शाह जी, एक और सवाल है। डॉक्टर हादी नूर जहानिया है, ये आयरलैंड में इस वक्त जो है वो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं वहां पर। तो उन्होंने एक सवाल भेजा था कि शाह जी से पूछिएगा कि कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स है नॉन प्रोफेशनल के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ घर पे फोटोग्राफी अच्छी तस्वीरें बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल नहीं, तो अपने जो रूटीन में फोटोग्राफिक स्किल है उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऑनलाइन ऐसा कोर्स मौजूद है जो कि सस्ता भी हो और क्विक भी हो? देखें, इंटरनेट के दौर में तो यूट्यूब, विमी और इस तरह के दीगर फोरम्स तो भरे पड़े हैं फोटोग्राफी पे ट्यूटोरियल्स पे। लिंडा.com एक कंपनी है जो फोटोग्राफी पे ट्यूटोरियल्स बनाती है। वो तो हम तो खैर पाकिस्तानी, हम पे नहीं करते, हम तो टोरेंट से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अगर वो पे करना चाहती है तो पे करके कर लें। लेकिन मवाद तो बहुत है फोटोग्राफी पे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। लैंडस्केप हो, वाइल्ड लाइफ हो, पोर्ट्रेट या कमर्शियल शूट हो, वेडिंग फोटोग्राफर आपने बनना हो, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके मुतल्लिक़ तो बेशुमार मवाद है, जीरो से लेके बिगिनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक। इसकी तो कमी नहीं है आज के दौर में। अच्छा, इसका मतलब है यूट्यूब जो है वो बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम मुख्तलिफ तरह की हर लेवल की फोटोग्राफी जो है वो कुछ ना कुछ उसके बारे में जान सकते जी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यूट्यूब पे, बहुत कुछ है। हैं। जी जी जी। अच्छा शाह जी, बतौर मुसन्निफ आपने अंग्रेजी अखबारों में भी लिखा, उर्दू में भी आप लिखते हैं, ब्लॉग लिखे, ट्रेवलॉग्स आप लिखते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग उसको शौक से पढ़ते हैं। क्यों नहीं सकी, उसके बहुत सारे मसाइल थे, उसके बहुत सारे इशू से। किताब आज के दौर में पब्लिशर नहीं छाप रहे, सेल्फ फिनांस पे छपती हैं किताबें अब तो, क्योंकि किताब बिकती नहीं है इस माशरे में। लोग जो पहले पढ़ा करते थे अब वो स्क्रीन रीडिंग पे आ चुके हैं। अब हर किसी के हाथ में टैबलेट या मोबाइल है। अब किताब कौन खरीदता है और कौन पढ़ता है, बहुत ही लिमिटेड सा तबका रह गया, जो कि पहले भी लिमिटेड ही था, क्योंकि लिटरेसी रेट तो हमारे यहाँ जितना को है वो जानते ही हैं आप सब। तो अब तो बिल्कुल ही वो भी खत्म हो गया। और मेरे जैसे कुछ ओल्ड थाट के लोग जो हैं, या ये मैं समझता हूँ कि मेरी जैसी आखिरी जनरेशन है जो किताब हाथ में लेके पढ़ने का तरजीह देती है। तो पब्लिशर्स जो हैं वो अब छापते ही नहीं है सेल्फ फिनांस के बगैर।
या 50% तो वो आपसे भी फिनांस लेंगे, 50% वो फिर उससे रिकवरी कर लेंगे जो थोड़ी बहुत बिक गई। किताब यहाँ पे खरीदता कोई नहीं। हाँ, किताब यहाँ पे मेरी तो मजाल ही कुछ नहीं, बड़े बड़े राइटर्स की किताब कौन खरीदता है? 500 रुपए की किताब लेते हुए भी लोगों के दिल को हॉल पड़ता है, और वो चाहते हैं कि इसकी पायरेट कॉपी या स्क्रीन रीडिंग पे मिल जाए। और जो पिक्टोरियल बुक होती है उसमें पेपर भी महंगा इस्तेमाल होता है, उसमें इंक भी होती है, तो वो उसकी तो कॉस्ट ही 3000 3500 के करीब चली जाती है। तो इतने पैसे निकालना तो किसी जिगरे वाले बंदे का ही काम होता है। लेकिन स्पॉन्सर कोई मिल गया या खुद करनी पड़ी, करूंगा जल्दी इसको। सर आपकी आपकी किताब तो मतलब साथ अगर आपकी तस्वीर भी उसमें शामिल हों और उसमें डिस्क्रिप्शन हो, या जिस तरह से पाकिस्तान पे आपने ट्रैवलॉग्स वो लिखे हैं, वो तो एक बहुत ज़बरदस्त किताब होगी। उम्मीद है कि हमें वो पढ़ने के लिए जल्द मिलेगी। अच्छा शाह जी, आप जो फारिग वक्त है अपना, जिस तरह भी आपने फेसबुक के ज़रिए भी हमें पता चला कि आप क्वारंटाइन किया हुआ था, आपने अपने आप को, काफ़ी फारिग वक्त था आपके पास, और कुछ तो आपकी एक्टिविटीज़ का हमें पता चलता रहा, जो इधर उधर छतों पे आप लोग देखते रहेंगे कि क्या हाल चल रहे थे। और लॉकडाउन की सूरत हाल है, वबा है, तो फारिग वक्त में आप क्या करते हैं? मतलब फोटोग्राफी के अलावा क्या क्या शौक है, क्या हॉबीज हैं, क्या करते हैं मैं फारिग वक्त? कुछ इतना मसरूफ रहा पिछले कुछ सालों से जॉब्स पे और प्रोजेक्ट्स में, कि मुझे किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। और ये पिछले 2 माह से मैंने वो जितनी किताबें, मुझे कलेक्शन का तो शौक है, जहाँ जाता हूँ कुछ अच्छा लगे मैं ले लेता हूँ कि कभी वक्त मिलेगा तो पढ़ूंगा ज़रूर। तो वो जितनी किताबें थी जो आज तक पेंडिंग चली आ रही थी वो पढ़ता हूँ फारिग वक्त में, या कभी नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सीरीज देख ली। फारिग वक्त इसी तरह गुजरा है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो तो मेरी किताब भी रही है और हिस्ट्री पे। कभी मुझे लिटरेचर का शौक था, लिटरेचर का भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो सोचता है कि कुछ फलसफा या हिस्ट्री भी होनी चाहिए, तो आजकल हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा हूँ और फारग वक्त इसी में गुजरा। जी जी जी। शाह जी, आपकी तस्वीर जो है वो हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता चलता है कि वो बहुत सारी जगहों पे आपकी इजाज़त के बगैर वो लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने नाम से छाप देते हैं, और इस तरह से वो होता है, मतलब चोरी होती है। तो आपके ख्याल में ये जो चोरी है, इस तरह की चोरी है, इसका क्या तदारुक कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये काम ना हो? मेरे नहीं ख्याल में कि मुमकिन है इसका तदारुक हमारी सोसाइटी में चोरी को रोकने का। चोरी का ताल्लुक जो है वो हमारे डीएनए से, कौम के डीएनए में ये चीज़ है। छोटे चोर भी हैं, बड़े चोर भी। वो तो देख लागे। तो लोगों का माइंड ये है कि जो तू फरे जावागे तो देख लागे। और जब पकड़े हाँ जाते हैं ना तो हाँ, तो जब पकड़े जाते हैं ना तो बचा ला के शर्मिंदगी हो। और आगे से वो कह रहे थे चले हो गया जी, चले माफी दे दे। यदि वो अगले हाँ, पे क्या भी हो तर्ज गया? करके कह रहे थे चले चले माफी दे दे, अगले पे भी तर्ज कर रहे होते कि चले माफी दे दे, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने कोई उनका तो कत्ल तो नहीं कर देना होता, सर पे डंडा तो नहीं मारना। आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? उलझेंगे, लड़ें झगड़ेंगे तो उसका क्या हल है? तो ये ठीक होने वाला नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर बंदे के साथ हो रहा है। कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है, कुछ भी है, जो भी कुछ आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है या कोई ढंग का काम कर रहा है या कोई लिख रहा है, तो लोग उचक रहे हैं जी, उसको छाप रहे हैं, और कोई शर्म नहीं आती उनमें। और जब वो अच्छा शाह जी, पकड़े जाते हैं तब दूसरी तरफ दूसरे लोग भी तो हैं, दूसरे लोग भी हैं जो कि मतलब आपके काम को शेयर करते हैं और साथ आपकी तारीफ भी लिखते हैं, और उसमें क्रेडिट भी लिखते हैं कि ये फलां बंदे का काम है और मजीद काम को देखें। ऐसे भी तो बंदे होंगे यकीनन। जी हैं, बस एक सोसाइटी में हर तरह के बंदे होते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन अक्सरियत जी बदकिस्मती से हमारे यहाँ चूंकि तालीम की कमी है, शोर की कमी, और इसको क्राइम तो समझा नहीं जाता, तो जी जी। अक्सरियत ऐसा करती है कि वो जहाँ उनका दाल लगता है वो लगा लेते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जो बाकायदा आपकी तारीफ भी करते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं।
और वो चाहते जी भी हैं कि आपका काम दूसरे लोगों तक पहुंचे। जी। अच्छा जी, मैंने आपकी तस्वीर देखी, उसमें मुझे जानवरों की और इंसानों की तस्वीरें जो हैं वो कम कम नज़र आती हैं। बाकी लैंडस्केप्स और बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो इससे क्या मतलब, इंसानों को आप क्यों कैप्चर नहीं करते हैं, या जानवरों को कैप्चर क्यों नहीं करते हैं? वो शौक नहीं है या उसकी क्या वजह है? इंसान और जानवरों का मैंने अपने लैंडस्केप का हिस्सा तो बनाया कोई एक्टिविटी करते हुए। पोर्ट्रेट्स जी जी, मैंने हाँ वो। बहुत कम ली, ऐसा नहीं कि नहीं ली ली, लेकिन बहुत हम्म, कम ली। शौक असल में तो रहा लैंडस्केप का, नेचर का। तो इसलिए ज़्यादातर काम लैंडस्केप और नेचर कैटेगरी का है। लेकिन पोर्ट्रेट्स भी हैं, हम्म, कुछ मॉडल शूट भी हैं, कुछ थीम शूट भी हैं, और बच्चों की, बड़ों की, जानवरों की भी हैं कुछ। ऐसा नहीं, लेकिन उनकी हम्म, निस्बत कम है, लैंडस्केप ज़्यादा है। क्योंकि शो की ये जी था, प्रायोरिटी ये थी कि मैं लोगों को ये दिखा सकूं कि पाकिस्तान का जोग्राफिया, लैंडस्केप इस नौयत का यहाँ इतना खूबसूरत है। जी जी। अच्छा शाह जी, मैं आपकी राइटिंग देख रहा था फेसबुक वॉल पे, तो वहाँ आपने एक जगह पर लिखा है कि दुनिया वो नहीं जो हमें पढ़ाई और बताई जाती है। यानी जो हमें पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, दुनिया वो नहीं है हकीकत में। जो हम हमें नसाब में, जो हम लिटरेचर में, जो अदीब है हमारे, वो हमारे मुस्बत सोच को शायद पैदा नहीं कर कर पाते हैं। तो सवाल ये था कि फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, ताकि हमें जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उसका भी पता चल जाए, और हम अपने बच्चों को फिर क्या बताएं कि वो क्या पढ़ें, अगर नसाब में भी हकीकी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, ये जब ज़रा मैं फोटोग्राफी छोटा से था ना, हटके एक क्वेश्चन है। जब मैं छोटा था ना, तो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हम सब बड़े हुए। और मुतालिया पाकिस्तान जब पढ़ा करते थे और उसमें दर्ज वाक़ियात पढ़ा करते, तो हम सच्चे दिल से मान लाते थे, क्योंकि हमें स्कूल में निसाब में पढ़ाया जा रहा है और रियासत हमें पढ़ा रही है, तो ये हर्फ़ आखिर है और ये सच है। जब थोड़ी अकल आई और थोड़ा शऊर आया और तारीख की किताबों का मुतालिया किया, तो फिर धचका लगा कि ऐसा नहीं है। आप पढ़ना क्या जिन्हों ज़िक्र भी हाँ। काफ़ी है। हीरो क्यों थे वो? इसलिए कि वो जंगजू मुसलमान थे, इसलिए हीरो थे। क्योंकि मुसलमान थे और बादशाह थे, इलाके फ़तह किए, और वो हीरो हैं। तो हमें क्यों नहीं हीरो पढ़ाए जाते? इब्नुल इसमें हैसम, अर्तुगरुल को भी शामिल कर लेते हैं। अर्तुगरुल, अर्तुगरुल को भी शामिल। अर्तुगरुल तो इम्पोर्टेड हीरो है। वैसे ये सब इम्पोर्टेड थे, पर हमारे अपने तो थे भी नहीं। कोई जी अफ़गानी था, कोई जी। अरब से आया, तो कोई तुर्की। तो हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता जी, अल ख्वारिज़मी भी था, अल राज़ी भी था, इब्नुल हैशम भी था, ये हमारा हीरो है। अल बिरूनी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि ये हमारा हीरो है? उसकी अचीवमेंट्स क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं? आज तक निसाबों में नहीं है। अगर हैं भी तो एक पहले का जिक्र होगा कि ये साइंसदान था। तो साइंसदान नहीं, साइंसदानों में तो आपकी दुनिया बदली। साइंसदान हीरो नहीं हो सकते। हमने बिल्कुल। बदकिस्मती से दो लोग ऐसे पैदा किए जिनको नोबेल प्राइज मिला, डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला। दोनों कंट्रोवर्शियल मलाला हो गए। यूसुफ। हाँ, दोनों कंट्रोवर्शियल। हम्म, आप दोनों का जिक्र करके देख लें, आज भी नीचे लोग आ जाएंगे तबलीग करने। तो हम्म, पाकिस्तान ने अगर कुछ बनाया, या हमने उसको डिसऑन कर दिया कि वो हमारे हीरो हैं। हम्म, अरफा करीम, अरफा करीम टावर के नाम पे तो आपने उसका टावर रख लिया, तो वो हीरो जी। क्यों नहीं हो सकती हमारी? ईदी हमारा हीरो क्यों नहीं हो सकता? हाँ, आप लोकल अगर हीरोज क्यों आज, नहीं हो सकते? हाँ, आप अगर आज ईदी का नाम आज भी लेना, तो नीचे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो उसके हाँ। नजरियात के मुखालिफ हैं। मतलब हम्म, यहाँ पे वो हीरो हमें पढ़ाए ही नहीं गए जो हीरो होते हैं। हमें तो हम्म, जंगजू पढ़ाए गए हैं कि बादशाह थे, बजौरे ताकत आए, कब्जा किया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, तो दीबल को फतह कर लिया, तो इस्लाम आ गई। तो हमारे हीरो भी हम्म, वो हैं। तो ये निसाब तो हम पढ़ते आए, इस पे ईमान भी लाए। जब बड़े होके पता हम्म, चलता है कि ये हीरो असल में क्यों थे, और 17 हमले क्यों किए गजनवी ने। उसको एरिया पसंद था या सेहत के लिए आता था? मतलब हर साल उठ के आ जाता था, हम्म, क्यों आता था? 17 हमले करने की क्या वजह? जब ये पता चलती है वजह हम्म, क्या है, तो फिर दुखी हम्म, होता है। तो फिर यही कहा जा सकता है ना कि वो तरी दुनिया हाँ, वो नहीं है जो हमें पढ़ाई गई। दुनिया इसके बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, और अफसोस ये होता है कि आज तक कई लोग बिल्कुल उसको ऑपोजिट हरफ है। आखिर मान के बैठे हुए हैं।
वो उनके मुताबिक दुनिया वही है हाँ, जो वो पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी तारीख जो पढ़ने के वो लिए, पढ़े हैं या जो हाँ, उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है, उनके कभी मुताबिक तारीख, दुनिया वही है। जी कभी तारीख पढ़ने की जहमत ही नहीं, कभी किताब ही नहीं पढ़ी। वो किसने, एक हम्म, बड़ा खूबसूरत कौल था मेरे ज़हन में आ गया कि उस शख्स से डरना चाहिए जिसने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी हो, वो भी मुकद्दस जान के। तो हाँ, आप, बिल्कुल। ऐसी अक्सरियत ऐसी है, उन्होंने वो मुकद्दस जान के हाँ, पढ़ा और उनके लिए वो कहते हैं कि हर्फ आखर है। और आप अगर इसके खिलाफ बात करेंगे तो आप तो एंटी स्टेट हैं, या आप लिबरल, हम्म, लिबरल, अच्छा ये लिबरल की समझ नहीं आती, लिबरल होना कोई गाली का ताना तो नहीं है, लिबरल है, लिबरल तो आपको भी होना चाहिए। हाँ, दीन हमारा कहता है आप लिबरल हम्म, बनो, आप में तक बर्दाश्त होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। दीन का मैसेज ही लिबरलिज्म का, आप लिबरल को गाली क्यों बना दी? लिबरल से मुराद हाँ, गाली इन्होंने ले बना। लिया लादीन, हाँ लादीन ले लिया उससे हम्म, मुराद। मतलब आम हम्म, लोगों के जहन में ये है, पढ़े लिखे तो जानते हैं लिबरल का क्या मतलब, आम लोगों के जहन में ये है कि जो लिबरल है वो लादीन है, यानी वो दीन से आउट है, उसका दीन से वास्ता नहीं है। हम्म, तभी सोसाइटी को लिबरल होना चाहिए, सोसाइटी में बर्दाश्त होनी चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, ये दीन का पैगाम है ये, जिसको हम मानने वाले हैं, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। उनकी सीरत देख लें पूरी उम्र, तो नबी करीम के आप गजवात देख लें, उन्होंने कौन सी जलगार की, जितने गजवात हुए वो तो दफा में हुए। वो तो तलवार लेके किसी मुल्क पे या किसी हाँ, खत्ते पे या किसी बस्ती पे नहीं चढ़े कि आ जाओ इसको फतह करते हैं और यहाँ पे कलमा पढ़ाना बिल्कुल। है। वो भाई जिसने थ्रेट किया, वो कुरैश मक्का थे या जो भी थे, गजवा तबूक हुआ, वो तो दफा में हुए सब, स्वाय खैबर के, जंगे खैबर के, कि वो यहूदियों ने मुआहदा तो हीरो हमारे गल, तारीख हमारी गल। तो पढ़ने हाँ, के बस बाद जब, हाँ, हाँ, अफसोस अब होता बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम हमें कुछ तबके जो है अपनी मर्जी का रंग दे देते हैं नसाब को भी, और कुछ है। लेबल्स लगा देते हैं, और अपनी मर्जी के मतलब आउटकम लेने के लिए वो इस तरह के गलत चीजें हमें जो है बता देते हैं या पढ़ा देते हैं। अब अच्छा शाह हमारा जी, अलमिया एक और जी देख जी, ले जी जी बोलो। कि हमारे चार हमसाए हैं हमारे, एक हम्म, तरफ समुंदर लगता है, उन चार हमसायों में हम्म, से जो तीन हमसाए हैं उनके साथ हमारा कल्चर मिलता है, हमारी जुबान रहन सहन मिलता है। ईरान के साथ बलोचियों का कल्चर मिलता है, जुबान मिलती है, रहन सहन मिलता है ताफ्तान की तरफ रहने वालों को। भारत के साथ पंजाब की तरफ रहने वालों का मिलता है। और ये क्या उसे कहते हैं, तो चाइना के साथ हमारा क्या मिलता हम्म, है बताएं? ना जुबान मिलती है ना कल्चर मिलता है। लेकिन चाइना के साथ हाँ, हमारी दोस्ती है। और जिन दो ममालिक के साथ, या अफगानिस्तान तीसरा, जिन तीन ममालिक के साथ हमारा जुबान कल्चर और रहना सहना मिल रहा है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे? हमारी हुकूमतों के हम्म, ताल्लुकात उनके साथ क्यों नहीं अच्छे, और चाइना के साथ क्यों अच्छे, जिनसे कुछ भी नहीं मिलता? तो मुल्क का अलविया ये है कि जो ताकतें यहाँ हैं इस मुल्क को, वही नसाब जो पढ़ाना चाहती हैं वो पढ़ाती हैं, और जो वो करना चाहती हैं वो करती हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दुख तो ये होता है, मतलब तारीख, हम तारीख हम्म, की गलत साइड पे खड़े हैं। जब ये कहा जाए तो फिर लोगों को तकलीफ होती है कि जनाब आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा है, जिस तरह आप वो कल्चर की बात कर रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारा कल्चर मिलता है। हिंदुस्तान के साथ तो बहुत सारे लोग जो पार्टीशन हुई और वहाँ से लोग जो उठ के आए, उनकी तो वहाँ जड़ें हैं एक तरह की, उनके आबाओ अजदाद के वो गांव हैं, वो घर हैं, वो हवेलियाँ हैं। उनके साथ बहुत ज्यादती है शाह जी, के मतलब वो कभी भी उनको जाने नहीं दिया गया, और एक ऐसे अनफॉर्चुनेटली रिलेशंस रहे पाकिस्तान और इंडिया के, तो वो बेचारे मुड़ के एक दफा देख भी नहीं सके अपनी अपनी गलियों को, अपने गाँव को, अपने घरों को। अफगानियों के साथ भी यही हो रहा है। हम्म, तो यही तो मेरा कहना भी तो ये है ना कि हम तारीख की गलत साइड पे खड़े हैं। जब होश जी, आती है तब अफसोस होता है, झटका लगता है। और जब हम्म, इसका खुल के इजहार किया जाए तो कई लोगों को झटका लग जाता है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन जी, बदकिस्मती से पढ़ने की तरफ रागब नहीं है सोसाइटी, हकीकत को जानना नहीं चाहती, और हकीकत खौफनाक होती है। जी। शाह जी, एक और बड़ी जबरदस्त आपकी तहरीर मैंने पढ़ी है, मदर्स डे पे आपने वो लिखी है, अपनी माँ जी की तस्वीर भी आपने साथ लगाई है, आप भी वहाँ पे फौजी वर्दी पहन के पास ही खड़े हैं। तो आपने वहाँ लिखा है, एक एक फिक्रा आपने लिखा है वहाँ पर, कि माँ को जब दिल की भड़ास निकालना होती तो वो प्याज छीलने बैठ जाती।
बहुत अपीलिंग सेंटेंस है। फिर उसमें आपने एक मिडिल क्लास की डेट शीट का भी जिक्र किया है। 1984 में आपके हिफाजती टीकों की जो तफसील है वो कार्ड भी उसका भी आपने जिक्र किया है। माँ से मोहब्बत उसमें छलकती है उस तहरीर से। और आप फौजी बनना चाहते थे खुद भी, और इसके हालात बेहतर होते जाएंगे। तो गई तो वो मुझसे मुतमिन और खुशी है। जी जी, अल्लाह ताला उनको अच्छी जगह पे रखे। अच्छा सर, आपकी राइटिंग में जो मज़ाक का आंसर है वो बड़ा नुमाया रहता है, मतलब उसमें आपकी हर तहरीर में ऑलमोस्ट हमें वो मिलता है। मैं एक, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक फ़िक्रा मैं बोल देता हूँ। आपके आपने फेसबुक पे ये लिखा है कि नियत करता हूँ अर्तगल देखने की, दो किस्तें एक साथ, मुंह वल टीवी शरीफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए। तो सर ये जो मजा है, ये आप प्लान करके अपनी राइटिंग का हिस्सा बनाते हैं या आप फितरी तौर पे भी, मतलब मजा आपकी फितरत में शामिल है? मेरा ख्याल है फितरत में शामिल है। मुझे तो अचानक ही शरारत सूझती है और मैं लिख देता हूँ। अचानक ही आता है, मतलब फितरत में ही आप इसे कह सकते हैं कि प्लान करके नहीं होता। अच्छा, अब जी जलने कुड़ने का इस सोसाइटी में मैंने जल कुड़ के देखा, नतीजा ये किया कि यार क्या फायदा। मैं सोशल इश्यूज पे बहुत जल कुड़ के लिखा करता हूँ। जो मुझे पुराने पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं बड़ा कनूती किस्म का था। मुझे कहते थे कि निशा साहब आप बड़े कनूती किस्म की तरीके लिखते हैं। तो हमारे मुआशरे में जो कुछ होता है और उन पे लिखता था मैं। सिंध में बेटियों को आग किया जाता है, कुरान से शादियां कर दी जाती हैं। हमारे पंजाब में जो रवायात हैं फरसूदा किस्म की, जहेज की, और जो भी सोशल इश्यूज थे, तो बड़ी संजीदा, और उसमें ऐसा दिल जलता था तो मैं लिख देता था। और जो पढ़ने वाले थे वो भी समझते थे कि ये मतलब हसन निसार का दूसरा वर्जन है, यानी ये हर टाइम जला ही रहता है, भुना ही रहता है, क्या कितना कुड़ के लिखता होता है। लेकिन मैंने वक्त के साथ सोचा कि इसका फायदा है। वो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था ना कि अगर तुम लोगों को सच सुनाना चाहते हो तो उनको मजाक के पैराए में ढाल के सुनाओ, वरना वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। लोग सच नहीं सुनना चाहते, लोग माइंड कर जाते। तो जब उनको मजाक के पैराए में ढाल के सुनाया जाए ना, तो उनको हजम भी हो जाता है, और जिन्होंने सबक लेना होता है उनको सबक मिल जाता है। तो फिर मैंने एकदम यू टर्न मारा। हंसी मजाक तो थी मेरी हमेशा से रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर को मैंने मरने नहीं दिया, हालांकि बहुत बुरे क्राइसिस भी मैंने झेले, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर रही हमेशा से। तो वो फिर मैंने लिखने में ढाल दी, तो उसलिए लोगों को अब लोग खुश हैं, लोगों को पढ़ के हंसी आती है, तो कहते हैं कि बहुत खूब। नहीं नहीं, आप इसी तरह लिखते रहें। ये सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बड़ा शार्प एज्ड है। मतलब सिर्फ उसे हंसी नहीं आती, आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो भी सीधी दिल पे जाके लगती है। तो ये ऐसा ही, अच्छा आप लिखते रहें। अच्छा शायद, ये आपने एक और जगह पे लिखा है कि आप ऑल इन वन मुसलमान हैं, यानी मजाजन जो है, मजाहन वैसे आपने लिखा है कि तमाम मसालिक आप में यकजा हुए हैं। आप तमाम मसालिक के लिए, इसका मतलब ये है, उससे हम ये निकाल सकते हैं, ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि आप तमाम मसालिक के लिए बर्दाश्त रखते हैं, तमाम मसाले का एहतराम आपके दिल में है, और जो नफरत है, जो तफरीक है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। तो आल इन वन मुसलमान तो वो होता है जो सभी से मोहब्बत करने वाला होता है। हमारे मज़हब का जिस तरह मायने ही रास्ता देना है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस तरह के आलिम
वहीं से बनना शुरू हो गए। जमल, जंगे जमल, करबला, यहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहादत, आप वाक़े से चलते हैं। फिर उमवी दौर, फिर अब्बासी दौर, तो मुसलमानों को काटते रहे ना, सरों के मीनार बनाते रहे, तो तबका तो बन गए। एक वो थे जो मार रहे थे, एक वो थे जो मर रहे थे, वो भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे। चलते चलते मसालिक में ढले, और आप कुव्वत बर्दाश्त लोगों की जवाब हमारी माशरे में इसलिए जवाब दे जाती है कि आबो हवा गर्म है जी पाकिस्तान की, यहाँ पे गर्म आबो हवा के मुल्कों में जमहूरियत भी नहीं चल सकती, और मजहब में जो है वो जज्बाती लोग आ जाते हैं, तो लोग तप जाते हैं, बर्दाश्त नहीं है, हौसला नहीं है। बिद्दत के फतवों से बात शुरू हुई थी 70s में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में, वो बिद्दत से कुफर तक पहुंचे, और फिर कत्लो गारत तक पहुंचे, फिर एक दूसरे के बंदे मारना शुरू किए, और अब तो ऑनलाइन तबलीग होती है, ऑनलाइन दाइयाँ, ऑनलाइन नारे, और ऑनलाइन ही कुफर के फतवे आते हैं। ऑनलाइन ही किसी ने को पोस्ट शेयर की होती है, उसके नीचे लिखा होता है तुम बिद्दत हो, तुम गुमराही पे हो, तौबा करो, और उसके नीचे बहसें चल रही होती हैं, एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं है, गालम गलोच तक, दीनी पोस्टों पे गालम गलोच मैंने देखी हुई है, ऊपर अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है, नीचे गालम गलोच हो रही है। तो सोसाइटी पोलराइजेशन है ना, अदम बर्दाश्त है। दीन का है तो ये पैगाम ही नहीं था, उससे तो हम हट गए, और दावा यही है कि हम मजहबी हैं। अच्छा, मजहब हमारी सोसाइटी में हमारे लिए इतना अहम है कि हम उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो जीरो। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे अगर मजहब नाफिज होता तो ये इस मुल्क के तो ये हालात ही ना थे, हमारा माशरा ऐसा होते हैं। हम बेटियों को आग ही ना करते, जायदाद में से हिस्सा देते, हम बेटों को आग ना करते, हम जिंदा दफन क्यों करते लोगों को, हम किसी को कत्ल ही क्यों करते। अगर मजहब झलक रहा होता और पैगाम मिल रहा होता मजहब का, तो क्यों होता। अब मेंबरों से फतवे आते हैं कि फलाना बिदअत है, फलाना काफर है, फलाना ये, तो मानने वाले करते हैं ऐसा। तो बर्दाश्त नहीं रही। मेरा तो मानना यह है कि जितने भी मसालिक है ना हमारे यहाँ, जो 4-5 बड़े मसालिक है, अगर इनमें बर्दाश्त पैदा हो जाए ना इनके फॉलोअर्स में, तो ये सोसाइटी वैसे ही अच्छा होना शुरू हो जाए। आप किसी को काफिर कहना बंद करें, आप बिदअत के फतवे लगाना बंद करें, बर्दाश्त करें, आप सोचें कि उसका अमल है, वो करना चाहता है, वो करे, जब तक वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रहा। अगर तो आपको वो तकलीफ पहुंचा रहा है, तो फिर आपका हक है जी, आप रिटेलिएट भी करें, आप आवाज भी उठाएं, एहतजाज भी करें। जब वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, तो आप क्यों जाके उसको ताना दें, आप क्यों जाके उसका अकीदा ठीक है, मतलब अकीदा ठीक कराने का ठेका आपको किसने दे दिया। आप क्यों ये समझते हैं कि मैं इसका अकीदा ठीक करवा के ही रहूंगा, ये गलत साइड पे, ऐसा क्यों हो। ये काम तो मुबल्लिगीन के हम पे छोड़ दें, स्कॉलर्स पे छोड़ दें, और फिर जो बालग अकल है, वो जिसको फॉलो कर रहा है वो अपने अकल के मुताबिक कर ही रहा है, उसको जो अच्छा लगेगा वो रास्ता वो इख्तियार कर लेगा। तो आप तो आपस में तो नफरतें ना बांटे और ना फैलाएं, तो सब इकट्ठे रहे, मिलजुल के रहे, है तो कलमा कोई ना, कलमा तो नबी का किताब है, नबी है, तो अल्लाह एक, तो जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट है, जजा सजा का कॉन्सेप्ट है, फर्क क्या है। मामूली से फर्क है, मामूली फर्क। आप सही कह रहे हैं कि जो मज़हब है, मज़हब का तो मकसद ही शायद इंसान को दूसरे इंसानों से मोहब्बत सिखाना था, अमन सिखाना था, मिलजुल के रहना सिखाना था। लेकिन हम शायद लठ लेके लोगों के पीछे लग जाते हैं कि जो मैं सोचता हूँ आप भी वैसे ही सोचें, तो फिर आप सही मुसलमान हैं, वरना नहीं। ऐसा ही है अच्छा नफरत। जी शाह जी आपसे बहुत लंबी बात हो गई है, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से यहाँ जो लोग आपसे सवाल पूछना चाहते थे उनके सवाल यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो मैं आखिरी सवाल आपसे आपके सामने ये रखता हूँ सर, कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको आपने बहुत करीब से देखा है, और हालात को भी आपने लाहौर के अंदर बहुत करीब से देखा है कि क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हालात हैं। कुछ लोग हमारे माशरे में मुल्क ने ऐसे फैलाया है और वो एहतियात भी नहीं कर रहे हैं। और जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं ऐसी वबाई सूरत हाल में, तो उनको एहतियात करने के लिए आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपने बहुत करीब से सूरत हाल को देखा है। देखिए इस सोसाइटी में साजिशी थ्योरीज में तो ये मुल्क खुद कफील है ना, वो कहीं की जंग हो, वो साजिशी थ्योरीज हम यहाँ पे घर लेते हैं, और रशिया अमेरिका की कोल्ड वार हो, अफगानिस्तान अमेरिका की वार हो, जो भी हो, ऐसा है तो वैसा। आप हजाम के पास चले जाएं, थरों पे चले जाएं, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। पोलियो के कतरों के बारे में प्रोपेगेंडा है कि ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं।
तो इसी तरह से अवाम का शऊर ही इतना, वो समझते हैं कोरोना जो है वो यहूदी या आलमी कोई सिहूनी साजिश है। हालांकि लोग ये नहीं जानते कि वो जिन्होंने साजिश करनी है वो खुद इससे दो चार हैं, उनके तो बंदे मर रहे हाँ, हैं खुद वो ज्यादा ज्यादा इफेक्ट हो वो तो खुद ज्यादा इफेक्ट है, हम तो फिर भी किसी वजह से थोड़ा कम इफेक्ट है। तो आप एहतियात नहीं करेंगे। आप आज की सूरत हाल, ये पिछले एक हफ्ते की सूरत हाल कोरोना की देख लें, और आप लॉकडाउन की सूरत हाल देख लें, वो तो खत्म हो गया, टेक्निकली खत्म हो गया। खत्म हो। रियासत ने खोल दिए सारे कारोबार, और लोगों का बाजारों में रश आप देख लें, नहीं कर रहे, और केसेस बढ़ते जा रहे हैं और स्पीड पकड़ ली इसने। मैंने कोरोना की कवरेज बिल्कुल। की नेशनल हॉस्पिटल, एक्सपो सेंटर, सीएमएच, म्यू, पीकेएलआई, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट थे, और ये अस्पताल मुख्तस किए गए इनके। और मैंने कोरोना के मरीजों को बड़े करीब से देखा, और अजियतनाक तकलीफ में वो मुब्तला होते हैं। जो तो जवान है, जो बिल्कुल सेहतमंद है, वो तो गुजारा कर लेता है, लेकिन जो बुजुर्ग है, जिसको जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला है, उसकी हालत देखने वाली नहीं होती। मैंने तो मरीज ऐसे देखे थे जो कि बिस्तर पर मछली की तरह फड़क रहे थे, यानी कि जिस तरह मछली आप पानी पर बाहर रखते हैं रेत पे, तो क्या हाल होता है उसका। तो इतना ही अजियतनाक है, सांस बंद कर देता है आपका, आपको ऐसा लगता है। मैंने एक मरीज से पूछा था तुम्हें महसूस क्या होता है, वो कहता मुझे ऐसा लगता है जैसे इधर खंजर के वार मेरे सीने में कोई कर रहा है। तो दर्दनाक है, तकलीफ तकलीफ हुई। है, मतलब इंतहाई कर्बनाक बीमारी है। तो आप एहतियात नहीं करेंगे, तो जब आपको ये मुब्तला होंगे, फिर जो आप अल्लाह तौबा करेंगे और रोएंगे और चीखेंगे और इस अजियत से गुजरेंगे, इससे बेहतर नहीं है एहतियात कर ले। हमारे यहाँ ना बिल्कुल। बेहतियाती बहुत है, हमारा हर बंदा ये सोच। हेलो। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। आप बात मुकम्मल कर लें। हेलो। जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ टेक्निकल मसले की वजह से। हेलो। अभी आ रही है आवाज? जी जी, आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें सर। अच्छा, तो हमारे अमूमन लोगों की राय भी तो यही है ना कि एक दिन तो मर ही जाना है, हर बंदा दिल में यही लेके फिर रहा होता है। तो बेपरवाही और एहतियात नहीं करेंगे तो वो कल को ही सूरत फेस करेंगे जो यूरोपीय ममालिक और अमरीका कर रहा है। और मुझे डर है ये सूरत इसी तरफ जाएंगे। इसी अब तरफ जा इसका तो कंट्रोल तो सरकार ने और रियासत ने करना है। जब रियासत ने खुली छुट्टी दे दी तो फिर क्या किया जा सकता जी जी जी। सैयद मेहदी बुखारी साहब, सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। यकीनन सुनने वालों को भी आपके बारे में मज़ीद जानने का मौका मिला होगा। बहुत सारी उनके लिए ऐसी चीज़ें थी जो कि जिनमें इन्फॉर्मेशन भी थी, मोटिवेशन भी है, और फोटोग्राफी के हवाले से, राइटिंग के हवाले से यकीनन वो बातें उनके काम भी आएँगी। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह अच्छी-अच्छी तस्वीरें बनाते रहें, पूरी दुनिया को खूबसूरत पाकिस्तान दिखाते रहें, और खुदा करे कि आप जो चाहते हैं फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में मज़ीद कामयाबियाँ वो आपको हासिल हों, और लिखने में भी आपकी किताब भी शाया हो, और हमें भी वो एक कंपाइल्ड शक्ल में आपकी तमाम राइटिंग्स जो हैं वो पढ़ने के लिए मिले। आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया शाह जी। है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मदु किया, और देखने सुनने वालों का शुक्रिया। जी जी, अल्लाह हाफिज। ओके, हाफिज।